सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का, प्रेसिडेंट राना आसिफ साहब का, चौधरी कमर ज़मान साहब, मंशा सुकैरा साहब। उन्होंने ये मौका दिया मुझे प्रपोजल्स प्रेजेंट करने का। इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेयर टू इंटरेक्ट विद दिस बार मेंबर्स। लेकिन प्रपोजल्स पेश करने से पहले प्रपोज़ल के प्रोसेस के हवाले से मेरी अकाबरीन से के सामने एक प्रपोज़ल है। रिलेटिवली छोटा मोटा मेरा जो कैरियर है, कोई 10-15 साल से हम भी इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो प्रपोजल्स होती हैं और जो बजट आता है और जो अमेंडमेंट आती हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में डिस्टेंस होता है। हम अमूमन हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है उसमें एक तरह से 180 डिग्री के एंगल पे खड़े होते हैं। सितंबर में जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है IMF का, उसमें टैक्स रेवेन्यू के हवाले से स्पेसिफिक मेजर्स भी मेंशन्ड हैं कि आपने अगले बजट में क्या मेजर्स लेने हैं, कि आपने रेट कौन से 0 से 5 करना है, 5 से 10 करने हैं। फर्टिलाइज़र का तस्करा स्पेसिफिकली है, एग्जेम्पशन और ज़ीरो रेटिंग जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनका तस्करा भी है कि जी आपने इसको सिर्फ फूड और हेल्थ सेक्टर तक वो करना है। इस सारे सिनेरियो में जो बात हो रही है टैक्स रेवेन्यू की, वो 15 ट्रिलियन की बात हो रही है। और डायरेक्ट टैक्स में जैसे ख्वाजा साहब ने बड़ी एलेबरेट वो दी, उसके हवाले से, रेट्स के हवाले से किसी को कोई डाउट नहीं है कि अब मज़ीद अगर इसमें रेट बढ़ाया जाए तो बिज़नेस ही बंद होंगे, बिज़नेस चल ही नहीं सकते, उसमें कोई स्पेस है ही नहीं। इंटरेस्टिंगली मैं इस जब प्रिपरेशन के हवाले से देख रहा था चीज़ें, तो आई केम अक्रॉस द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर कि हमने प्रपोज़ल किस तरह की देनी चाहिए। तो डॉन ने एक हेडलाइन लगाई थी 23 फ़रवरी को कि जी गवर्नमेंट होप्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन सैलरीड क्लास। तो गवर्नमेंट के इस स्टेटमेंट से और इस हेडलाइन से जो है वो स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द इन्वायरमेंट कि उसके पास पॉलिसी अल्टरनेटिव्स कितने हैं टैक्स पेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए, और उनके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं उससे उसको अगर देखा जाए और समझा जाए तो उसके बाद प्रपोज़ल के हवाले से मेरे सामने तो वो गालिब साहब का हमेशा एक मिसरा आता है कि किस उम्मीद पे कहिए कि मुद्दा क्या है, कि जब जो है वो ज़्यादातर चीज़ें जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, तो फिर उस पर हम एक थ्योरेटिकल डिस्कशन करते रहे, उसका कोई। और इससे सोने पे सुहागा जो बाकी हालात हो गए कि ट्रंप साहब ने जो टैरिफ दिए हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट भी आपकी अफेक्ट होने जा रही है, और जो कंजम्पशन टैक्स है वो तो एक्सपोर्ट की एक्टिविटी भी उसमें एक सिग्निफिकेंट चंक है, और उसकी वजह से जो इकोनॉमी जो एक्टिविटी जनरेट कर रही है उसका भी फॉल आउट आना है। फिर ये है कि इस सारे सिनेरियो में जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो भी लो हो रही हैं, कि पेट्रोलियम पे ड्यूटीज़ वगैरह जो हैं वो आपकी लोअर प्राइस पे जब कलेक्ट होंगी तो, और उसके साथ आपका जब टारगेट इन्हांस होगा तो ये एक पक्की बात है कि जे आपका टैक्स जो है वो बढ़ेगा। अब टैक्स बढ़ना है, बढ़ना कहाँ से है? अब मेरा जो फोकस रहा है इस सारे प्रपोजल्स के हवाले से जो मैंने जितना भी कंपाइल किया, एक तो ये कि हम जो है कोई अल्टरनेटिव दे सकें कि जो ऑलरेडी IMF के साथ एग्रीड है कि जी ये रेवेन्यू कहाँ से पूरा होना है, कि हमने 6 शेड्यूल की जो रही सही एग्जम्पशन हैं वो उड़ा देनी है, 5 को 10 कर देना है, 10 को 18 कर देना है, उनका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है। तो उस सारे एडिशनल रेवेन्यू जो फोरकास्ट कर रहे हैं, ये जो IMF का लिटरेचर जो बताता है या जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कोई 1.3 ट्रिलियन का एडिशनल रेवेन्यू सेल टैक्स में इनको हो जाएगा। अब हम इसी पब्लिक डोमेन में जो डिस्कशन हो रही है हमारी टैक्स पॉलिसी और टैक्स गैप एनालिसिस के हवाले से, जो FBR ने किए हैं या IMF ने किए हैं या वर्ल्ड बैंक का जो लिटरेचर है, उसमें जो टैक्स गैप है टोटल वो हमारे GDP का 6.9% है, जो कि 7 ट्रिलियन बनता है। उसमें से आधा हमारा सेल टैक्स का है, और उस सेल टैक्स के गैप में भी जो 1.5 ट्रिलियन का गैप है वो कंप्लायंस का टैक्स गैप है। कंप्लायंस का टैक्स गैप का मतलब ये है कि जो टैक्स लगा हुआ है ये अगर इफ़ेक्टिवली कलेक्ट हो तो 1.5 ट्रिलियन एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो हमने इस प्रपोज़ल में जो कोशिश की है कि वो उन एवेन्यूज़ को कि जहाँ से टैक्स कंप्लायंस गैप ज़्यादा है उसको अगर हम कहीं वहाँ ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो एक तो वो एवेन्यूज़ हाईलाइट की हैं, और दूसरा इस डॉक्यूमेंट में हमने
हाईलाइट किए हैं कि वो प्रोविजंस जिनको स्ट्रीमलाइन करके एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को रेट में रिलीफ नहीं, टैक्स लाइबिलिटी में रिलीफ नहीं, एट लीस्ट कंप्लायंस कॉस्ट में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रिलीफ दिया जा सकता है, एटलीस्ट वो तो कंसिडर होना चाहिए। तो और इसमें जितनी भी डिस्कशन है, चूँकि सेल टैक्स के जितने भी लॉज हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के लॉज, उनका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म ही है। तो मैंने डिस्कशन जो है वो इशू स्पेसिफिक रखी है, जहाँ लॉ स्पेसिफिक कोई बात थी तो लॉ मेंशन कर दिया, और बाकी इशू स्पेसिफिक जो डिस्कशन है इसको स्लाइड्स को जो प्रपोजल्स रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को भेजनी होंगी तो इसको मज़ीद रिफाइन और ड्राफ्टिंग उस अथॉरिटी के हवाले से की जा सकती है जी। तो ब्रॉडली मैंने 2 कैटेगरीज में ही रखा है कि एक रेवेन्यू मेजर्स या ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, और दूसरी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो पिछले 40 साल से हमारे यहाँ जो है वो कंप्लायंस का इशू आ रहा है, या जिसमें टैक्स रिकवरी जो है वो इशू बनी हुई है गवर्नमेंट के लिए या हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए, वो रिटेलर्स और होलसेलर्स और ट्रेड जो हो रही है हमारी, उससे जो टैक्स कलेक्शन है वो नहीं हो पा रहा। जो लिटरेचर है वो ये बताता है, जो सर्वेज़ हैं वो ये बताते हैं कि जो कंप्लायंस गैप है हमारा, इसमें 30% जो है वो इस सेक्टर का है। तो इस सेक्टर के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स मुख्तलिफ औकात में आती रही हैं। अभी टियर 1 रिटेलर के इंटीग्रेशन भी फोकस रहा है रिसेंट पास्ट में, लेकिन उसमें कोई उतनी जितनी पोटेंशियल है उतनी सक्सेस नहीं हुई। उसकी शायद कुछ और वजूहात भी हैं, कंप्लायंस कॉस्ट और ट्रस्ट डेफिसिट। तो उसको एड्रेस करने के लिए अगर रेलिवेंट प्रोविजंस में कुछ जो है वो, एक तो रिटेलर्स के लिए पहले भी ताजर दोस्त स्कीम भी डेलिब्रेट हुई है, वो इतनी सक्सेस स्टोरी नहीं बन सकी। कोई एक सिंप्लीफाइड स्कीम जिसमें फाइलिंग हर महीने ना हो, क्वार्टरली फाइलिंग हो। पहले 2007 तक मेरे ख्याल में ये रहा है कि एक कंबाइंड रजीम थी सेल टैक्स इनकम टैक्स की, के टर्नओवर के बुनियाद पे जो है अगर उनसे कुछ टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए तो वो विद कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर हो तो शायद चल जाए। और उसके साथ जो अब चूँकि इन्वायरमेंट बदल चुका है, 2007 से अब तक काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अगर आप कंज्यूमर्स को कोई इंड्यूसमेंट्स दे दें, जैसे पंजाब ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है सेल टैक्स रेस्टोरेंट्स का वो 5% किया हुआ था, इस तरह की कोई इंड्यूसमेंट दे के अगर आप पेमेंट्स को जो है वो डॉक्यूमेंटेड चैनल के थ्रू चैनल कर सकें ट्रेड की और रिटेल की पर्टिकुलरली, तो आपके पास जो है एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू जो है वो रिपोर्ट हो सकता है। और इसके अलावा जो है आपके पास जो है डाटा जो पब्लिकली अवेलेबल है, मुख्तलिफ डिस्कोर्स के पास जो है वो रिटेलर्स का डाटा मौजूद है, आप बाज़ार के सर्वे करा सकते हैं, ऑलरेडी हुए हैं, बैंक का डाटा अब आपकी एक्सेस में है। तो इससे आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पे फोकस करें। जैसे खाजा साहब कह रहे थे कि जी आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर की बजाय सर्वे आउटसोर्स करें, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग फोर्स है वो भी मेरे ख्याल में 95% उसका फोकस जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जिसका उसको नाम पता मालूम है, जिसके रिटर्न उसके पास हर महीने आ रही है, उससे फोकस्ड है। हमारी वर्क फोर्स और एफबीआर की जो एग्जिस्टिंग टीम है उसका फोकस भी एक सिग्निफिकेंट चंक का जो है उस सेगमेंट पे होना चाहिए जो कि आपके टैक्स नेट में नहीं है। बड़ी पर्टिनेंट एग्जांपल दी ख्वाजा साहब ने, वो लेस्को वाली, ये वही सर्कुलर डेट हो गया पावर सेक्टर का कि जो टैक्स नेट में नहीं है वो बेनिफिट इंजॉय कर रहा है। और बल्कि एक और, जिस तरह ख्वाजा साहब ने आज लेस्को की मिसाल दी, एक और सीनियर ने हमारे एक इसी तरह के क्वेश्चन आंसर सेशन में कहा था कि किसी ने पूछा कि जी पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या स्टेटस है, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ वेरी इजी अनलेस टू गेट रजिस्ट्रेशन विद एफबीआर। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह का जो कल्चर और परसेप्शन है अमंग द टैक्स पेयर कि जिससे आपने कोई इतना सिग्निफिकेंट चंक ऑफ टैक्स भी कलेक्ट नहीं करना, बट ही इज़ रिलक्टेंट टू ज्वाइन द टैक्स नेट, तो उसके हवाले से कुछ काम होना चाहिए जी। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह एक जो डिस्टॉर्शन है कि हमारा जो एक सिग्निफिकेंट ट्रेड जो है, आप लोग ज़्यादातर लोग जानते ही, आप तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ट्रेड होने लगी है, ऑनलाइन ट्रेड है विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, फेसबुक के पेजेस पे ट्रेड हो रही है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे ट्रेड हो रही है। तो वो जब पैरेलल इकोनॉमी एक साइजेबल खड़ी हो रही है तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए भी इस इन्वायरमेंट में काम करना मुश्किल है। तो एटलीस्ट ये जो अनटैप्ड एरिया है, बजाय इसके कि रेट बढ़ाने के, अगर इस अनटैप्ड एरिया को टैक्स
नेट में लाया जाए और इसके लिए जो कलेक्शन के मुख्तलिफ ममालिक में अब जो है एलेबोरेटेड रूल्स भी आ चुके हैं, रजीम्स भी ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ रेप्लिकेशन करनी है उसके, बल्कि OECD के रिकमेंडेड रूल्स भी हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो ट्रेड हो रही है उसको किस तरह से आपने वो करना है। तो इसका इस तरफ भी अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो इसका वो हो सकता है। और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको जो है वो फॉरेन जो प्लेयर्स हैं उनकी सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम लानी पड़ेगी, जिस तरह दूसरे मुल्कों में है। विदाउट फिज़िकल प्रेजेंस जो है वो रजिस्ट्रेशन इनेबल करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोकल लॉज हैं, भले वो प्रोविंशियल लॉज हैं, उनमें वर्चुअल प्रेजेंस को प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में तो ला दिया गया है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसीजर है उतना एलेबोरेट मौजूद नहीं है। आज भी आप फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल करने जाएंगे तो आपसे फ़िज़िकल ऑफिस का एड्रेस मांगेगा पंजाब में, या वो आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल मांगेगा, या इस तरह के बाकी डिटेल्स मांगेगा। तो इट शुड बी सीमलेस प्रोसीजर, ऑल डिजिटल। अगर आप डिजिटल सेक्टर को टैक्स करने जा रहे हैं और दे आर बजाय इसके कि हम ट्रेड से ई इनवाइसिंग कराएं, जो हमारे नॉर्मल मार्केटें हैं जिनमें कंप्यूटर भी नहीं है, जो लोग डिजिटल पे काम कर रहे हैं वो तो इसकी रेडी कंप्लायंस कर सकते हैं, उस पर ज़रा इन्फोर्स करने की कोशिश की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ ही इससे कनेक्टेड चीज़ है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है पर्टिकुलरली उसमें जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट भी है, इस पर मैं थोड़ा सा बाद में बात करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा जो IMF का एग्रीड मैयर है गवर्नमेंट का कि एग्रीकल्चर साइड पे, शायद इनपुट साइड पे जो चीज़ें हैं जैसे पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, इनके रेट्स जो है वो बढ़ाए जाएंगे सेल टैक्स के। तो इस पे हमारा अल्टरनेटिव प्रपोजल ये हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एग्जेम्पशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करें फार्मर तक। उसकी एग्रीकल्चरल इनकम भी प्रोविंस के पास है, उसका जो वैल्यू एडिशन है वो भी उस तक एग्जाम्प्ट है, उसकी इनकम उसको आप एग्जाम्प्ट कर दें। सिर्फ स्टेपल फूड को छोड़ के, खाने के राइस वीट को छोड़ के, बाकी जो कमोडिटी की ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में, अब तो ये मतलब पब्लिक डोमेन में ये भी बहुत डिस्कस हो रहा है कि फार्मर तो 80 रुपये में अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो वो मार्केट जो मिडिल मैन है वो अपने पास स्टोर करके फिर उसको 150 रुपये पे बेचता है। वो जो वैल्यू एडिशन है मिडिल मैन इनकम टैक्स नेट में भी इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ काम कर रहा है, तो उसकी सेल परचेज जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और अगर उसकी एग्जाम्पशन हम पर्सन स्पेसिफिक करके फार्मर्स तक रिड्यूस कर दें तो उससे बियॉन्ड जितनी ट्रेड हो रही है वो एक न्यू टैक्स पेयर्स का एडिशन होगा, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे एडिशनल बर्डन नहीं बनेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा जो सबसे बड़ा गैप है कंप्लायंस का वो हमारे जो बॉर्डर्स के थ्रू जो स्मगलिंग हो रही है, जो जिसमें आपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे हाई टैक्स लगाया हुआ है, सिगरेट्स हो गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गई, और ये पब्लिक डोमेन में सबको पता है कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं। उसमें भी तकरीबन कोई 1 ट्रिलियन का अगर गैप है, कलेक्शन हो सकती है, तो उसके लिए वो जो हम बात कर रहे हैं कि वर्क फोर्स को उस तरफ डाइवर्ट करें, उधर कोई अगर आपको उसमें कोई और एजेंसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई डिपार्टमेंट खड़ा करने की ज़रूरत है, तो वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करें, तो इससे एक सम सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी एंड फेयरनेस भी आएगी, जिससे आपके एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का, और आज जो वो जो परसेप्शन हम बता रहे हैं कि इट इज़ वेरी इजी अनलेस यू गेट रजिस्ट्रेशन विद द FBR, अगर आप इस तरह के क्रिमिनल्स और ये जो वायलेशन है कंप्लायंस गैप को फिल करेंगे तो एक जो अच्छा टैक्स कल्चर जो है वो प्रमोट हो सकता है। नेक्स्ट, अच्छा, इसके बाद ये इस पे भी मेरे ख्याल में जो डेलिब्रेशंस हैं वो हो चुकी हैं IMF के साथ, और इट वुड बी अ पॉजिटिव स्टेप कि हमारा जो है सेकंड शेड्यूल प्रोविंशियल लॉज का वो इतना लंबा होता गया है कि ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी टैक्स्ड, बट उसमें इतनी टैरिफ हेडिंग्स हैं, इतने रेट्स हैं कि क्लासिफिकेशन के डिस्प्यूट, टैक्सेबिलिटी के डिस्प्यूट, इस डेट से है, इस डेट से नहीं था, पुरानी टैरिफिंग हेडिंग में कवर था, नई टैरिफिंग में आया तो पीछे टैक्स नहीं हो सकता। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, अगर नेगेटिव लिस्ट आएगी तो इंशाल्लाह ये एक सिग्निफिकेंट रिलीफ होगा इस तरह के डिस्प्यूट से, और इससे थोड़ा सा शायद आपके टैक्स बेस भी ब्रॉडन हो जाए। शुक्रिया एजाज साहब।